नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, विच इज़ कनेक्टेड टू इंडियन पॉलिटी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने पिछले कुछ दिनों में वक्फ के ऊपर खबरें ज़रूर सुनी होंगी, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के ऊपर होल्ड करने से मना किया हुआ है। ऑल दो उसके कुछ प्रोविजंस है जिसके ऊपर होल्ड ज़रूर लगाई हुई है। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर डिस्कशन में इस पूरी खबर को जानेंगे। ऑल दो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है, इसके ऊपर मेरा डिस्कशन मेन नहीं होने वाला है। आई एम गोइंग टू डिस्कस लार्जली अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो पहले हम लोग इस खबर को समझेंगे, उसके बाद हमारे मेन मुद्दे पे चलेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का वर्डिक्ट दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं चर्चा की बिना किसी डिले के। जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक इंटरिम वर्डिक्ट दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक इंटरिम वर्डिक्ट दिया है। ये फाइनल वर्डिक्ट या फिर फाइनल ऑर्डर नहीं है। आप जानते हैं कि अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर सुनवाई चल रही है। और अभी फिलहाल हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर दिया है, जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि हम पूरा का पूरा जो अमेंडमेंट एक्ट है उसको इनवैलिड घोषित नहीं कर रहे हैं। उसके अंदर जो कुछ कंट्रोवर्शियल प्रोविजंस थे, कुछ कंट्रोवर्शियल सेक्शंस थे, उनके ऊपर ज़रूर होल्ड लगा है। एक प्रोमिनेंट चीज़ जिसके ऊपर होल्ड लगी है वो है कि जो नए अमेंडमेंट में था ऐसे कि कोई भी मुस्लिम है कम से कम 5 साल से, यानी कि पिछले 5 साल से वो इस्लाम प्रैक्टिस करना चाहिए, उसके बाद ही वो वक्फ डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रोविज़न है इसके ऊपर एक होल्ड ज़रूर लगी। तो चलिए पहले इस वर्डिक्ट को समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग इसकी बैकग्राउंड को समझेंगे, देन विल मूव टुवर्ड्स द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब हुआ क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा में 2024 में ही। उसके बाद काफ़ी डिस्कशन हुई। आई एम क्वाइट श्योर कि इस साल की शुरुआत में आपने इस पूरे न्यूज़ को ज़रूर फॉलो किया होगा। इवेंचुअली अप्रैल 2025 में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उम्मीद एक्ट भी इसका नाम था, और उसके बाद प्रेसिडेंशियल एसेंट भी मिली। जैसे ही हुआ उसके बाद दी मैटर वेंट टू दी कोर्ट्स। अब कोर्ट ने यहाँ पे एक इंटरिम वर्डिक्ट दिया है, तो इंटरिम वर्डिक्ट को समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले ये वक्फ क्या है इसको समझते हैं। देखिए, वक्फ एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, इमूवेबल हो मूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो चैरिटेबल पर्पस के लिए दे सकते हैं। दे कैन डोनेट इट फॉर पायस, रिलीजियस और चैरिटेबल कॉज अंडर दी मुस्लिम लॉ। आप जानते हैं कि इंडिया में जो पर्सनल लॉस है, जिन्हें हम लोग सिविल लॉ कहते हैं, हिंदू सिविल लॉस आर डिफरेंट, मुस्लिम पर्सनल लॉस आर डिफरेंट। यहाँ पे वक्फ की चैरिटी जो व्यक्ति दे सकता है, इट कैन बी गिवन फॉर मेंटेनिंग मॉस्क्स, या फिर जो कब्रिस्तान होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेटअप करने के लिए, या फिर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी सेटअप करने के लिए, या फिर इन जनरल फाइनेंशियल एड करके फॉर पुअर और डिसेबल्ड पीपल। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कोई भी व्यक्ति जब अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को देता है, वक्फ इज मैनेज्ड करंटली बाय वक्फ बोर्ड, और एक बार जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए वो इरिवर्सिबल होता है, क्योंकि द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंसिडर्ड इन द नेम ऑफ अल्लाह। और इसको एस्टैब्लिश किया जा सकता है, यानी कि कोई भी वक्फ में डोनेट कर सकता है चैरिटेबल कॉज के लिए थ्रू अ रिटर्न डीड, यानी कि लिखित में भी दे सकते हैं, कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट से भी दे सकते हैं, या फिर ओरली भी कर सकते हैं। अब इसी से जुड़े हुए कई सारे इश्यूज, कई सारे विवाद आपने ज़रूर सुने होंगे कि कई बार इंडिया में जब भी हम लोग वक्फ लैंड की बात करते हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड्स जो है कई बार बहुत सारा लैंड क्लेम कर चुके हैं, गवर्नमेंट लैंड क्लेम कर चुके हैं। ऑलमोस्ट 8 लाख से भी ज़्यादा जो वक्फ के लैंड केसेस है अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट डेटा, वो डिस्प्यूटेड है। आपने कुछ ज़रूर कंट्रोवर्शियल केसेस सुने होंगे जहाँ पे केरला में वक्फ बोर्ड ने पूरा का पूरा एक क्रिश्चियन गांव को क्लेम किया, कर्नाटका में किसानों की ज़मीन वक्फ के अंडर क्लेम की गई, इनफैक्ट गुजरात में कुछ कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी वक्फ के अंडर क्लेम की गई थी। तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चलते रहती है। अब ध्यान रखना है एक बार, वंस अ प्रॉपर्टी इज डेजिग्नेटेड एज वक्फ by the वक्फ बोर्ड्स, it cannot be reclaimed or altered by the donor। ये ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन उठता है, सर इससे जुड़ा हुआ कोई लॉ तो होगा, राइट? बिल्कुल।
अगर हम लोग वक्फ लेजिस्लेशंस के इतिहास को देखें तो पहली बार ब्रिटिश इंडिया के अंदर मुसलमान वक्फ एक्ट गया 1923 का, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि इट वाज द फर्स्ट फॉर्मल लॉ टू रेगुलेट दी वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया, जहाँ पे कुछ अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स आए, जैसे जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी को मैनेज करते हैं उन्हें मुतावली कहते हैं, तो मुतावली से जुड़े हुए अकाउंटेबिलिटी के मेजर्स, ट्रांसपेरेंसी के मेजर्स कुछ कुछ आए। इसके अलावा वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की जो ओवरसाइट थी वो मेनली सिविल कोर्ट्स को दी गई। लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद 1954 में वक्फ एक्ट आया, जिसने जो पुराने वक्फ एक्ट थे, इनफैक्ट इसके अलावा मुसलमान वक्फ एक्ट के अलावा 1930 का भी एक एक्ट था, कुछ कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए थे, तो इन सभी चीज़ों को रिपील किया। 1954 का जो एक्ट था उसने स्ट्रीमलाइन किया वक्फ के मैनेजमेंट को, जहाँ पे सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेटअप करने की एक प्रोविजन थी। 1964 में इवेंचुअली सेटअप हुई, स्टेट वक्फ बोर्ड्स बने। तो अभी फिलहाल वक्फ की मैनेजमेंट स्टेट वक्फ बोर्ड करते हैं और इनके ऊपर कंप्लीट सुपरविजन है सेंट्रल वक्फ काउंसिल की। वक्फ एक्ट 1954 के भी मल्टीपल अमेंडमेंट्स हुए, लेकिन इवेंचुअली वक्फ एक्ट 1995 आया, जिसने प्रीवियस जो एक्ट्स थे, अमेंडमेंट्स थे, उनको रिपील किया और एक सेटअप लाया। अब वक्फ एक्ट 1995 जो था उसी का अमेंडमेंट अभी 2025 में आया है। तो वक्फ एक्ट 1995 के तहत क्लियर कट डिलिनेशन की गई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल, स्टेट वक्फ बोर्ड और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो रहेगा, अलॉन्ग विथ जो भी वक्फ के मुतावलीस होंगे, जो केयरटेकर होता है वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के, उनके भी ड्यूटीज़ को क्लियरली डिलिनेट किया गया। इसके अलावा जो सिविल कोर्ट के अंडर सारी ओवरसाइट थी, अब वक्फ ट्राइब्यूनल्स आ गए, यानी कि जो भी वक्फ से जुड़ा हुआ इशू आएगा दैट विल गो टू वक्फ ट्राइब्यूनल, और इस ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर होंगी अंडर द सीपीसी 1908, और वक्फ ट्राइब्यूनल के जो डिसीजंस होंगे दैट वुड बी फाइनल एंड बाइंडिंग। किसी सिविल कोर्ट के पास इस लीगल डिस्प्यूट को एंटरटेन करने के प्रोविजंस नहीं दिए गए। तब इसी को अमेंड करने के लिए इवेंचुअली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया 2025 का। इस एक्ट का नाम, या फिर उस बिल जब पास हुआ उस एक्ट को नाम दिया गया उम्मीद एक्ट, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, जो अप्रैल 2025 में पास हुआ। अब मैंने आपको बताया कि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड था, क्योंकि वक्फ से जुड़े हुए कई सारे कॉन्ट्रोवर्सीज हमारे देश में हो चुके हैं। आपने केरला का केस सुना होगा, जहाँ पे पूरा का पूरा विलेज क्लेम किया केरला वक्फ बोर्ड ने। कर्नाटका में काफ़ी सारे इश्यूज हो चुके हैं। कर्नाटका में इनफैक्ट कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रोटेस्ट भी हो चुका है, इसको लैंड जिहाद का नाम भी दिया गया। तो इन सारी चीज़ों के चलते वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया 2025 का। अब यहाँ पे कुछ कुछ चेंजेस आई। सबसे बड़ा जो चेंज था वो था वक्फ बाय यूज़र का। इस क्लॉज को हटा दिया गया। ये जो वक्फ बाय यूज़र प्रोविजन था 1995 के एक्ट में, तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूज़, मतलब बहुत सालों से, बहुत दिनों से अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ की नहीं बन जाती। इस तरह का क्लॉज हटा दिया, क्योंकि ये पहले था। इन द सेंस अब वक्फ अगर उस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, एक ज़मीन को अगर रेगुलेट कर रहा है तो बाय यूज़, सिंस दे आर यूजिंग इट, उसकी वजह से वो वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। इस तरह का क्लॉज था, इसको हटा दिया गया। अब आप जानते हो कि कई सारे जो इश्यूज हुए, इनफैक्ट दिल्ली में भी कई सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, आप जानते हो कि दिल्ली में बहुत सारे हुमायूं टोप हो गया, बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके ऊपर वक्फ बोर्ड का क्लेम है। वक्फ बोर्ड वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के इश्यूज होते रहते हैं, दिल्ली वक्फ बोर्ड वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, इस तरह की इश्यूज भी हम लोगों ने देखी हुई है। तो इस क्लॉज को हटा दिया गया। इसके अलावा जो मुस्लिम ट्रस्ट बनते हैं उन्हें ट्रस्ट माना जाएगा, उन्हें वक्फ नहीं माना जाएगा, इस तरह का एक बदलाव आया। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्टेट बोर्ड्स हैं और सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसके अंदर नॉन मुस्लिम्स की इंट्रोडक्शन की गई। ठीक है, अब इसके ऊपर कोर्ट का कुछ ऑर्डर है, हम लोग बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्शन 40 जो वक्फ एक्ट का था 1995 का, उसको रिमूव कर दिया गया। अब ये भी एक बहुत ही कंटेंशियस एक सेक्शन था, जहाँ पे वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ लैंड डेजिग्नेट कर देगा, दैट बिकम्स अ वक्फ लैंड, और एक बार वक्फ लैंड बन गया तो वो इरिवर्सिबल बन जाएगा, आपको पता है। सो इसको भी हटा दिया गया। इसके अलावा 5 साल का क्लॉज लाया गया अमेंडमेंट एक्ट में। ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years वुड बी अलाउड टू डेडिकेट वक्फ। अब ये प्री 2013 के रेगुलेशंस थे, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी होल्ड लगाया है। क्यों लगाया है थोड़ी देर में समझेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम अदर चेंजेस। महिलाओं को और
अनाथ जो बच्चे रहेंगे उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, वुमेन एंड चिल्ड्रन मस्ट रिसीव द राइटफुल इनहेरिटेंस बिफोर एनी पर्सन डिक्लेयर्स देयर प्रॉपर्टी एज वक्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आदिवासियों की ज़मीन है उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है अंडर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। तो इस तरह के चेंजेस आए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपोजिशन थी वक्फ ट्राइब्यूनल की वो मोर और लेस सेम रही है। एक बहुत बड़ा जो बदलाव सरकार ने लाया था कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड वक्फ बोर्ड क्लेम करेगा तो उस क्लेम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। तो पहले एक सर्वेयर सर्वे किया करता था, लेकिन अभी सर्वेयर के बदले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे वही इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही कलेक्टर को पावर दी गई है कि वो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वक्फ टू गवर्नमेंट ऑल्सो। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। अपार्ट फ्रॉम दैट अपील्स जो हैं अभी फिलहाल वक्फ ट्राइब्यूनल की अपील हाई कोर्ट को जा सकती है। इस तरह के बदलाव आए हैं। इसके अलावा अमेंडमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी की गई थी, ये पहले भी क्लॉज था। अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी वक्फ अगर एनुअल इनकम 1 लाख से ज़्यादा जनरेट कर रहा है तो मैंडेटरी गवर्नमेंट ऑडिट होगा। इस तरह के प्रावधान भी आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई होगा ऑन दी वक्फ प्रॉपर्टीज एज वेल। जब से ये अमेंडमेंट आएगा तब से लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा। इस तरह के प्रावधान भी है। तो अब आप समझ गए हो कि वक्फ अमेंडमेंट में क्या क्या बदलाव लाए गए थे और पूरे के पूरे वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को ही चैलेंज किया गया है। और जो पेटिशनर्स हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि कंप्लीट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को इनवैलिड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड करे। और सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले यही बताया कि वी आर नॉट होल्डिंग द कंप्लीट लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो प्रोविजंस है इसके अंदर जो प्रॉब्लमेटिक है हम उन्हें ज़रूर होल्ड पे रख रहे हैं। जैसे कि जो 5 साल का क्लॉज था, यानी कि एक व्यक्ति अगर वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करना चाहते हैं चैरिटेबल कॉज के लिए तो मिनिमम 5 ईयर्स लास्ट 5 ईयर्स से वो इस्लाम प्रैक्टिस करते हुए रहना चाहिए। तो इस तरह के क्लॉज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया कि ये डिस्क्रिमिनेटरी पर से नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रोसीजरल मैकेनिज्म्स मिसिंग है। तो इन्होंने अलग अलग स्टेट बोर्ड्स को अनुमति दी है कि आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कलेक्टर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी गई थी उसके ऊपर भी ज़रूर स्टे लगाया है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले सर्वेयर हुआ करते थे, लेकिन अभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कंप्लीट पावर दी गई है कि अगर कोई गवर्नमेंट लैंड और गवर्नमेंट और वक्फ बोर्ड के बीच में लैंड का डिस्प्यूट चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल इंक्वायर और इंक्वायरी के दौरान ही वो प्रॉपर्टी का जो स्टेटस है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ के ऊपर स्टे लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बताया है कि द कलेक्टर कैन नॉट बी परमिटेड टू एडजुडिकेट ऑन द राइट्स ऑफ पर्सनल सिटीजन्स। ये वॉयलेट करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल को। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर स्टे लगी है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्फ बाय यूज़र डिलीट किया है, वक्फ बाय यूज़र का जो क्लॉज था जो डिलीट किया है उसको अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियरली होल्ड किया कि गवर्नमेंट ने आर्गूमेंट्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज जो है दे हैव बीन एनक्रोच्ड अपॉन। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का ही डेटा है 8 लाख से भी ज़्यादा इशूज़ हैं विच हैव रीच्ड कोर्ट्स, या मोर देन 50,000 केसेस आर पेंडिंग रिगार्डिंग दीज थिंग्स। तो इसके चलते सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड दिस वक्फ बाय यूज़र डिलीशन क्लॉज। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वक्फ बोर्ड की रीऑर्गेनाइजेशन की थी अंडर द अमेंडमेंट एक्ट, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा बदलाव लाया है। वहाँ पे उन्होंने लिमिट किया है नॉन मुस्लिम मेंबर्स को। जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसके अंदर 22 मेंबर होते हैं, 22 मेंबर में से मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। वहीं पे स्टेट वक्फ बोर्ड में जहाँ पे 11 मेंबर्स होते हैं उनमें से मैक्सिमम 3 नॉन मुस्लिम्स हो सकते हैं। इस तरह का अभी फिलहाल इंटरिम ऑर्डर दिया है। जो बाकी चेंजेस आई हैं दैट आर स्टिल देयर, दे आर गोइंग ऑन, और जब फाइनल ऑर्डर आया तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन ज़रूर करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स स्टैंड एज ऑफ नाउ। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी अभी तक की वक्फ की डिस्कशन चली ना उसको मैंने बहुत ही जल्दी से डिस्कशन किया ताकि आपको न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए। इनफैक्ट लेट मी जस्ट गिव यू अ पर्सनल ओपिनियन ऑफ माइंड कि अगर आपने इस पूरे वक्फ के मुद्दे से, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस पूरे वक्फ के मुद्दे में अगर आपने समझ लिया है ना कि वक्फ के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इस्तेमाल किया है, देन यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। क्यों? क्योंकि जो पूरा वक्फ का मुद्दा है इट इज़ हाईली पॉलिटिकल इशू, कंट्रोवर्शियल इशू है। ऑफकोर्स इट इज़ कनेक्टेड टू राइट्स
इट इज़ कनेक्टेड टू सेक्युलरिज्म, राइट टू रिलीजन, बहुत सारी चीज़ें. बट अगेन यूपीएससी जनरली स्टेज अवे फ्रॉम सच कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स इन दी क्वेश्चंस और इन दी एग्जामिनेशन ऑल्सो. अब ऐसा नहीं कि कभी आए नहीं है, बट देर आर सम चांसेस दैट इट माइट अपीयर. बट इसीलिए आई कंटिन्यूड इट विद इट वेरी क्विकली. हमारे लिए यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि आपको समझना चाहिए कि सर सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर एक्ट था, उस एक्ट में कुछ चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड की हैं, कुछ चीज़ें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या फिर इनवैलिड होल्ड की है. ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल. क्यों हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फॉलोज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. अब ये सेवरेबिलिटी क्या होता है? देखिए, सेवरेबिलिटी का रूट वर्ड है सेवर. सेवर का मतलब है काटना या फिर तोड़ना. जैसे हम लोग कोलोक्वियली या फिर कॉमन इंग्लिश में कहते हैं ना, आई हैव सेवर्ड टाइज विद माई फैमिली, जस्ट एज एन एग्जाम्पल. या फिर इंडिया हैज सेवर्ड इट्स डिप्लोमेटिक टाइज विद पाकिस्तान, है ना. सेवर मतलब काट देना, स्टॉप लगाना किसी चीज़ पे, यानी कि दो चीज़ों के बीच बंटवारा कर देना. नॉट बंटवारा पर से, लेकिन दो चीज़ों के बीच एक डिस्टिंक्शन डाल देना. तो सेवरेबिलिटी एक लीगल डॉक्ट्रिन है जहाँ पे जुडिशरी स्टैट्यूट को यानी कि किसी लॉ को पार्शियली ओके कहेगा और पार्शियली नॉट ओके कहेगा. ठीक है. इसका मतलब क्या? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना है कि समझ लीजिए एक लॉ है, उस लॉ को टुकड़ों में बांट दिया, कुछ टुकड़े सही है, कुछ टुकड़े सही नहीं है. इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जुडिशियल डॉक्ट्रिन है. ऑफ कोर्स इसका एवोल्यूशन हुआ था यूके से, लेकिन बहुत सारे देशों के जो जुडिशरी है इस तरह की डॉक्ट्रिन को इस्तेमाल ज़रूर करते हैं. अब इंडिया में भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए ये वर्डिक्ट आया. ठीक है. अब सेवरेबिलिटी का पावर कहाँ पे है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को प्रोवाइड करता है. अगर आप आर्टिकल 13 को देखें, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 आपको डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स देता है, विच अप्लाइज टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस. लेकिन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए यू हैव डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. आर्टिकल 13 का अगर आप क्लॉज 2 पढ़ोगे, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. shall to the extent of contravention be void मतलब जितना फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है उतना ही हम लोग गलत होल्ड कर सकते हैं. जुडिशरी हैज़ दिस पर्टिकुलर पावर. अब क्वेश्चन उठता है, सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कभी इस्तेमाल की गई है? बिल्कुल, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बहुत बार इस्तेमाल की गई है, वो इवॉल्व भी हुई है. तो आज हम लोग इसके ऊपर जो भी निटिग्रिटीज है सारी चीज़ें समझेंगे. एक क्लासिक एग्जांपल कि आपके लिए हो गया ये जो अभी फिलहाल वक्फ का केस है, लेकिन पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इस्तेमाल किया गया था ए गोपालन केस में, ए गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास इन 1950, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 का जो था उसको सेवर किया. उसमें से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ को अपहेल्ड किया. मतलब ये जो एक्ट है ये तो ओके है, लेकिन इस एक्ट का सेक्शन 14 इनवैलिड है. ठीक है. द कोर्ट ओमिटेड और रिमूव्ड वन पर्टिकुलर सेक्शन. तो पूरा लॉ वैलिड था, लेकिन उसके अंदर सेक्शन 14 इज इनवैलिड. समझ गए? दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. अब इसी तरह बहुत सारे केसेस के एग्जाम्पल है, लेकिन जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात होगी तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि स्टूडेंट्स आरएमडी चमारबाग वाला वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस कभी ना भूलें 1957 का, क्योंकि चमारबाग वाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन को और भी एक्सप्लेन किया, जहाँ पे 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उन्होंने दिए जो इंडियन कोर्ट्स फॉलो करेंगी टू अप्लाई दिस डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. पहला होगा लेजिस्लेटिव इंटेंट, मतलब जो पार्लियामेंट है, जो स्टेट लेजिस्लेचर है, उसका इंटेंशन क्या है, और उस इंटेंशन के बेसिस के ऊपर ही हम लोग वैलिड पार्ट्स और इनवैलिड पार्ट्स डिफाइन करेंगे. दूसरा है इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मतलब अगर वैलिड प्रोविजंस और इनवैलिड प्रोविजंस इतनी इंट्रिकेटली अगर इंटरट्वाइंड है ना, तो पूरा का पूरा एक्ट वॉइड हो सकता है. तो आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग सकती है वहाँ पे लगाई जाएगी. अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्सली अलग अलग सेक्शंस इंटरट्वाइंड है, पूरा का पूरा एक्ट इनवैलिड होल्ड किया जा सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द जुडिशरी. अपार्ट फ्रॉम दैट, कोहेरेंस इन द स्कीम. इसका मतलब क्या है? अलग अलग जो प्रोविजंस हैं, अगर हम लोग उन्हें इंडिविजुअली इनवैलिड होल्ड कर सकते हैं तो करेंगे, लेकिन अगर वो एक ग्रैंड स्कीम का पार्ट है, अगर कोहेसिवली कनेक्टेड है, तो अगेन द एंटायर एक्ट वुड बी हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. ये आपने कई बार देखा होगा कि कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग जाती है, कई बार नहीं लगती है. कई बार पूरे के पूरे एक्ट को ही इनवैलिड या फिर वॉइड होल्ड किया जाता है.
इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अपार्ट फ्रॉम दैट सब्सटैंटिव एडिक्वेसी भी चेक की जाएगी। इसका मतलब क्या है, सेवर्ड पार्ट्स मस्ट नॉट अफेक्ट द अदर पार्ट्स। इसका मतलब क्या है कि अगर समझ लीजिए मैंने एक सेक्शन हटाया तो उस सेक्शन को हटाने की वजह से पूरे के पूरे एक्ट का मीनिंग नहीं बदल जाना चाहिए। ठीक है, इस तरह के प्रोविजंस जरूर या फिर इस तरह की चेक जरूर होगी जुडिशरी से। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर्म वर्सेस सब्सटेंस वुड बी चेक्ड। इसका मतलब क्या है कि किस तरह से लॉ बनाया गया है, किस तरह से सेक्शंस को सेट किया गया है, क्या वो लॉजिकली सेट है, इज देयर एनी फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस एंड प्रोविजंस, ये भी चेक किया जाएगा। उसके अलावा जुडिशियल रेस्ट्रेंट रहेगा। इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट लॉ सेवर करते हुए लॉ नहीं बनाएगा, केवल बताएंगी, क्योंकि जुडिशरी का काम क्या है, जुडिशरी का काम क्या है, एडजुडिकेट करना, लॉ बनाना नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हायर जुडिशरी करेगी क्या, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर उनके पास है। तो वो पहले तो प्रिजम्पशन होगी कि लॉ वैलिड है, उसके अंदर से अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो उसको हम लोग इनवैलिड होल्ड करेंगे। अल्टीमेटली कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस भी की जाएगी, मतलब उसका इतिहास क्या रहा है, लॉ का उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अगर बहुत ही ज़्यादा एम्बिग्विटी है तो इवन प्रियम्बल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट विल गाइड दी सेवरेबिलिटी डिसीजंस। तो कई बार आपने देखा होगा कि सेवरेबिलिटी अप्लाई हो गई और केवल कुछ सेक्शंस इनवैलिड हैं, लेकिन कई बार अगर अप्लाई नहीं हुई तो पूरा का पूरा लॉ ही इनवैलिड बना देते हैं। जैसे 99th अमेंडमेंट आपको याद होगा, एनजैक वाला, पूरा का पूरा एक्ट ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड कर दिया, नो सेवरेबिलिटी देयर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का उदाहरण, किहोटो होलोहन का भी एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। इनफैक्ट आई कैन गिव यू सो मेनी केस रेफरेंसेस। किहोटो होलोहन हो गया, श्रेया सिंघल केस हो गया, आपकी के एस पुट्टास्वामी केस हो गया, बहुत सारे केस का रेफरेंस मिलेगा। आई एम गिविंग यू सम इंपॉर्टेंट केस रेफरेंसेस सो दैट यू कैन यूज देम इन योर आंसर राइटिंग। किहोटो होलोहन केस में किसी पर्टिकुलर सेक्शन को इनवैलिड नहीं होल्ड किया, लेकिन एक पूरे के पूरे पैराग्राफ को काट दिया। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसका पैराग्राफ 7 इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। पता है क्यों? क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ का पैराग्राफ 7 इट सेड कि किसी कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि दिस गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, कि जो भी एंटी डिफेक्शन के केसेस होंगे वहाँ पे स्पीकर या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद पैराग्राफ 7 कहता था कि किसी कोर्ट में केस नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं होगा, क्योंकि दिस वुड बी इनवैलिड, वी विल हैव द फाइनल जुडिशियल रिव्यू पावर्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अब इसके अंदर कुछ नुआंसेस को समझेंगे। ठीक है, जैसे सर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में हम लोग जैसे और क्या समझ सकते हैं। देखिए, एक तो कंप्लीट सेवरेबिलिटी हो सकती है, यानी कि पूरा का पूरा सेक्शन हटा दिया, या फिर उस सेक्शन की परिभाषा बदली गई। सेक्शन तो है लेकिन उस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी को रिफाइन किया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैन बी यूज्ड कंप्लीटली टू सेवर अ प्रोविजन, अ सेक्शन, अ पैराग्राफ, और इट मे ऑल्सो बी यूज्ड टू पार्शली सेवर द मीनिंग और पार्शली सेवर अ पर्टिकुलर प्रोविजन और सेक्शन। चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। फॉर इंस्टेंस कंप्लीटली सेवर कहाँ किया गया? श्रेया सिंघल केस में, बहुत ही फेमस केस है। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई, जहाँ पे जो आईटी एक्ट है हमारा, नॉट इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो 2000 का, उसका एक सेक्शन पूरा का पूरा इनवैलिड होल्ड कर लिया। सेक्शन 66A जो है ना, उसके जो भी प्रोविजन है सेक्शन 66A के अंडर क्लॉज 1, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2 होंगे ना, सारे के सारे इनवैलिड होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली बताया नो पार्ट ऑफ सेक्शन 66A इज सेवरेबल। पूरा का पूरा सेक्शन 66A वॉज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब आप आईटी एक्ट में देखोगे सेक्शन 66A अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, 66B हो गया, 66C हो गया, D हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्शियली भी सेवर किया जा सकता है या फिर उसकी एप्लीकेशन को रिफाइन किया जा सकता है। बहुत ही फेमस केस है नौतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जहां पे सेक्शन 377 जो है इंडियन पिनल कोड का, आईपीसी का सेक्शन 377 जो है, इसको पार्शियली स्ट्रक डाउन किया। अब इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो 5 जजेस की बेंच थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज दीपक मिश्रा, बिकॉज वी वर इन प्रिपरेशन। तो उस समय पे 377 की परिभाषा को बदला। चलिए, आपको 377 सेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। इट इज कनेक्टेड टू दैट LGBTQ। ठीक है, आईपीसी के जो सेक्शन 377 है, इट डील्स विद अननेचुरल ऑफेंसेस। अननेचुरल ऑफेंसेस मतलब वेदर वॉलंटरीली देयर हैज बीन इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर विथ एनी मैन, वुमन और एनिमल, तब
आईपीसी की धारा 377 लग सकती है, 10 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है, नवतेज सिंह जौहर केस में यहाँ पे जो होमोसेक्सुअलिटी थी उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, मतलब सेक्शन 377 नहीं हटा है, सेक्शन 377 अभी भी आईपीसी में है, लेकिन जो होमोसेक्सुअलिटी के केसेस है उस पर सेक्शन 377 नहीं लगेगा। आई होप इट इज क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। अब अननेचुरल इंटरकोर्स या फिर अननेचुरल सेक्स में समझ लीजिए, अब किसी व्यक्ति ने किसी एनिमल के साथ सेक्स कर लिया तो सेक्शन 377 लगेगा, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। ऑलराइट, सो उसके ऊपर सेक्शन 377 लग जाएगी, वो धारा लग जाएगी। तो ये धारा नहीं हटी है, ये अभी भी वहीं पे है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन को रिफाइन किया गया। आई होप इट्स क्लियर हाउ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैन बी अप्लाइड। पूरा का पूरा सेक्शन भी हटाया जा सकता है या फिर उसकी डेफिनेशन को उसको रिफाइन भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और सवाल आपके दिमाग में ज़रूर होगा, सर क्या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पे लगेगी? इसका आंसर इज़ अ बिग बिग येस। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिटरेचर में जब आप पढ़ोगे ना कि जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि कैन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स बी जुडिशियली रिव्यूएबल? एब्सोल्युटली येस। अब इसके ऊपर कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि जो आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर नॉट जुडिशियली रिव्यूएबल, मतलब वो आर्टिकल 13 के अंडर नहीं आएंगे, लेकिन इट डज नॉट अप्लाई। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कैन ऑल्सो बी जुडिशियली रिव्यूएबल, उसके ऊपर भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लग सकती है। सर कभी लगी है क्या? एब्सोल्युटली लगी है। बहुत ही फेमस केस है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 का केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाई। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो आया था इमरजेंसी के दौरान, उसके स्पेसिफिक सेक्शंस को सेवर कर दिया, उनको बोला कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनवैलिड है, लेकिन उसके कुछ सेक्शंस, जैसे सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सेक्शन 4 क्या कर रहा था? इट वाज प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी फॉर जुडिशियल रिव्यू। सेक्शन 4 ने आर्टिकल 31C के अंदर एक बदलाव लाया था। उस बदलाव में जो डेलिकेट बैलेंस है ना फंडामेंटल राइट्स का और डीपीएसपीस का, उसको कहीं ना कहीं डिसरप्ट किया गया। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 4 को स्ट्रक डाउन किया, सेक्शन 55 को भी स्ट्रक डाउन कर दिया, जहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स होते हैं उन्हीं को पूरा जुडिशियली रिव्यू बना दिया गया था, उसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी कैन बी अप्लाइड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स एज वेल। अगेन आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, क्वाइट कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स के साथ मेरी डिस्कशन हो चुकी है क्लास में। जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी डिस्कस करते हैं तो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर ये जो एनजैक का जो बदलाव था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था, वहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी क्यों नहीं लगी? क्योंकि जो जजेस थे उस समय पे, मेजॉरिटी जजेस ने माना कि इट इज़ नॉट सेवरेबल, ऑलराइट, और उन्होंने पूरा का पूरा अमेंडमेंट एक्ट को ही इनवैलिड होल्ड किया। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी जजेस, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इट वायलेटेड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि वहाँ पे केवल 3 जजेस थे और लॉ मिनिस्टर थे, और दूसरे दो जो मेंबर्स थे ना, यानी कि देयर वाज इक्वालिटी ऑफ मेंबर्स, इट हैम्पर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी करके। सो इट वाज अ 4-1 मेजॉरिटी डिसीजन। वन ऑफ द डिसेंटिंग जजेस वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्टिस जे चेलामेश्वर, जिन्होंने अपने डिसेंट में बताया था कि एनजैक को हमें एटलीस्ट काम करने देना चाहिए। ओके, तो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जहाँ पे लग सकती है वहाँ पे ज़रूर लगाएंगे। अगर नॉट पॉसिबल है, जैसे मैंने आपको बताया ना चमारबाग वाला केस में, जो 7 प्रिंसिपल्स है, उन प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर अगर इफ़ इट्स नॉट पॉसिबल टू सेवर, तो पूरा का पूरा लॉ भी इनवैलिड होल्ड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूर दिमाग में हो सकती है, क्योंकि कई बार ना जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स कई बार सोचते हैं कि सर सेवरेबिलिटी का मतलब है कि उस लॉ को कट किया जा रहा है और उस लॉ के कुछ प्रोविजंस को हटा दिया जा रहा है। तो डज इट ओनली मीन रेस्ट्रिक्शन ऑफ द लॉ? देखिए, कई बार वो केवल रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप स्कोप को देखें ना तो उस लॉ की एप्लीकेशन का स्कोप ज़रूर बढ़ सकता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूँ, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी में हमारे दिमाग में या फिर हमारी थॉट प्रोसेस होती है कि केवल कुछ प्रोविजंस कट किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे लेट मी गिव वेरी फेमस एग्जाम्पल ऑफ DS नकारा केस। अब DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में एक जो
केंद्र सरकार की एक पेंशन स्कीम को चैलेंज किया गया था। अब पेंशन स्कीम सरकार ने लाई और उस पर्टिकुलर स्कीम में ये कहा कि एक पर्टिकुलर डेट से पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनके लिए ये पेंशन स्कीम अप्लाई नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उस पर्टिकुलर स्कीम को, जो नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम थी, उसको एनालाइज किया और बोला कि हाउ डिड यू डिसाइड ऑन दिस डेट, राइट, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इस पर्टिकुलर डेट के बाद वाले लोगों को इस पेंशन स्कीम में मिलेंगे बेनिफिट्स, दूसरों को नहीं मिलेंगे, तो ये डेट ही आपका आर्बिट्ररी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, दे यूज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी टू रिमूव द डेट। आपको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो डेट बेस्ड क्लासिफिकेशन थी, उन्होंने उसको बोला कि आर्बिट्ररी है, तो उस डेट को ही हटा दिया। तो अगर वो डेट हट गई, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो सरकारी नौकर रहेंगे अब दे कैन कम अंडर दिस पेंशन स्कीम। इसका मतलब क्या हो, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी is not just about cutting down the provisions. Sometimes when you cut down the provisions, there is a possibility of wider protection of rights of citizens. तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, आई होप कि इस पूरे डिस्कशन से आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी क्लियर हो चुका है। जाते जाते आप सभी के लिए कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझना है तो समझ लीजिए कि इट इज़ लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कैल्पेल। स्कैल्पेल क्या होता है, जो डॉक्टर्स ना ऑपरेशन के दौरान काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कहते हैं स्कैल्पेल। तो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इज लाइक दैट स्कैल्पेल ओनली, और एंड इट इज़ इवॉल्विंग। जैसे शुरुआती दौर में जो चमारबाग वाला केस था, वहाँ से लेकर अभी तक वी आर लुकिंग एट कॉन्स्टिट्यूशनल सर्जरी वेयर वी आर लुकिंग एट न्यूअर चैलेंजेस। चमारबाग वाला केस से आज पुट्टास्वामी केस हो गया जहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को अपहोल्ड किया गया है। श्रेया सिंघल केस हो गया जहाँ पे सेक्शन 66A को हटा दिया गया, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसका। तो इसकी एप्लीकेशन ना सिर्फ लॉस पे लगी है बट इवन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के ऊपर भी लगी है। सो द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेवरेबिलिटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इट हैज़ मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी मैं कह सकता हूँ। सो दिस हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, एज आई टोल्ड यू, नॉट जस्ट इंडिया स्पेसिफिक बट ओरिजिनेटेड इन UK एंड यूज्ड इन मैनी अदर कंट्रीज जुडिशरी एज वेल। ठीक है, जाते जाते आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल राइट्स विथ रेफरेंस टू लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट केसेस। Also examine whether the application of this doctrine sometimes leads to judicial activism. ये जो सेकेंड पार्ट है, ये दिस इज़ अ फूड फॉर थॉट फॉर यू, क्योंकि कई बार डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के चलते जुडिशियल एक्टिविज्म भी देखी जा सकती है, जहाँ पे द जुडिशरी कैन टेक अ स्टेप अहेड, ना सिर्फ किसी सेक्शन को इनवैलिड होल्ड करेंगे लेकिन उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाएंगे। इस तरह की भी चीज़ें हम लोगों ने कई बार देखी हैं। तो डू रिसर्च अ लिटिल एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स। ऑलराइट, सो दैट कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो दीज आर दी एवेन्यूज़। मेरा सोशल मीडिया ID है @rahulsai222, मेरा नंबर भी है। मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल SAI222_UPSC, जहाँ पे मैं डेली मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस होस्ट करता हूँ और MCQs भी होस्ट करता हूँ। डू चेक इट आउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल राहुल वर्स ऑफ लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।